चैप्टर नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। ये किसके बारे में बात करता है दोस्तों? अनपेड सेलर के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड सेलर? एक ऐसा सेलर जिसको पैसा नहीं मिला है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक ऐसा सेलर जिसको पैसा नहीं मिला लेकिन जिसने ओनरशिप बायर को दे दी है, तो ओनरशिप है बायर के पास लेकिन सेलर को पैसा नहीं मिला है, तो ऐसे इंसान को अपन बोलते हैं अनपेड सेलर। सर इसको कौन सा पैसा नहीं मिला है? इसको बेटा गुड्स का मेन प्राइस नहीं मिला है। क्या होता है कि ना गुड्स में कई बार अदर चार्जेस भी जुड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के नाम पर मैंने एसी लगवाया, तो एसी के यहां तक आने का भाड़ा भी था, एसी का इंस्टॉलेशन भी था, एसी का एएमसी एनुअल मेंटेनेंस भी उसमें था, एसी का एक्सटेंडेड वारंटी भी उसमें था। तो कुल मिलाकर के 60,000 का मेन एसी था और ये सारे अलग अलग खर्चे 25,000 रुपए के और हो गए, तो कुल मिला के 85,000 का एसी है। अब 85,000 में से अगर मैंने 60,000 दे दिया, 25,000 नहीं दिया, तो वो अनपेड सेलर नहीं कहलाएगा। अनपेड सेलर होने के लिए गुड्स का मेन प्राइस मैंने अगर पे नहीं किया होगा तो ही वो अनपेड सेलर कहलाएगा। तो अनपेड सेलर होने के लिए क्या हुआ है कि भाई अगर मैंने प्राइस पे कर दिया है, अदर चार्जेस पे नहीं किए, वो अनपेड सेलर नहीं है। प्राइस मैंने ऑफर किया, सामने वाला बोला अरे भैया आपसे क्या लेना पैसा, अरे ठीक है, तो भैया मैं तो दे ही रहा था, आपने मना कर दिया, अपन ने क्या कर दिया, बेशर्मी में अंदर रख दिया, तो अब आप अनपेड सेलर नहीं है। मैंने आपसे क्या मांगा, क्रेडिट पीरियड मांगा, और अभी क्रेडिट पीरियड चल रहा है, तो इस क्रेडिट पीरियड के दौरान भी आप अनपेड सेलर नहीं है। अगर आप अनपेड सेलर होते हैं तो आपको कुछ राइट्स मिलते हैं, और ये राइट आपको अगेंस्ट दी गुड्स भी मिलते हैं और अगेंस्ट दी बायर भी मिलते हैं। अगेंस्ट दी गुड्स जो आपको राइट मिलता है दोस्तों, वो मिलता है मेनली 3 राइट। पहला है राइट ऑफ लीन, दूसरा है राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट, तीसरा है राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ लीन का मतलब ये है कि भाई आप गुड्स के पोजीशन को रिटेन कर पाते जब तक के गुड्स का क्या नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, प्राइस नहीं मिलता। तो प्राइस को आप जब तक नहीं मिलेगा तो आप गुड्स के पोजीशन को रिटेन कर पाएंगे। रिटेन मतलब गुड्स किसके पास है? अभी भी सेलर के पास है, और सेलर उस पोजीशन को अपने पास रखा रहेगा। ये क्यों रखा रहेगा? क्योंकि उसको क्या नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है। तो अगर मान लीजिए गुड्स को हमने बिना क्रेडिट पीरियड के बेचा और तुमने पैसा नहीं दिया, या फिर मान लीजिए गुड्स को हमने क्रेडिट पीरियड पे बेचा लेकिन पीरियड एक्सपायर हो गया, तुमने पैसा नहीं दिया, या फिर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, इन केसेस में मैं राइट ऑफ लीन का इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन कुछ कुछ केसेस में मैं राइट ऑफ लीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगेन फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आईसीआई, कब राइट ऑफ लीन लॉस्ट हो जाता है? तो लीन लॉस्ट तब हो जाता है जब मैं ये गुड्स कैरियर को दे देता हूं। तो मेरे हाथ से क्या चला गया, पोजेशन चला गया। तो सर कैरियर के पास गया तो अपन रिजर्व कर लेंगे ना राइट ऑफ डिस्पोजल, हाँ, बट मैंने यहां पे रिजर्व नहीं किया। तो अगर मैंने कैरियर को दिया विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, तो फिर अब ये गुड्स किसके पास चले गए, कैरियर के पास जाना इज इक्वल टू बायर के पास जाना। अब मैं क्या नहीं कर सकता, लीन नहीं कर सकता। या फिर बायर ने ऑब्टेन कर लिया क्या, पोजेशन ऑफ द गुड, या सेलर ने खुद वेव कर दिया क्या, राइट ऑफ लीन, या फिर सेलर ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये समझ में आ गया कि राइट ऑफ लीन एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गोद में रख दिया, किसके, बायर के, कि भाई ये ले डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ये भी रख ले। तो भाई अब मैं क्या ही कर लूंगा, मैं राइट ऑफ लीन तो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल चला गया, मतलब उसके पास गुड्स का सीओपी चला गया। व्हाट इज सीओपी? कंट्रोल, ओनरशिप एंड पोजेशन। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? अच्छे से चल। नहीं, पोजीशन जो है, अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अगर मैंने दे दिया तो अगर पोजीशन मेरे पास भी है तो भी वो लेके जा सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, शक्तियां हैं। सीओपी है ना, पोजीशन वो बोलेगा भैया मेरे पास रहनी चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मेरे पास है। समझ में? पक्का? चल। नेक्स्ट हो जाता है राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट, मतलब गुड्स कहां पर है, रास्ते पे है, तो यहां पर आप गुड्स को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो गुड्स जब भी रास्ते में है तो आप गुड्स को रोकेंगे और रोक करके रीगेन करेंगे, क्या, रीगेन करेंगे, किसको, पोजेशन को। तो स्टॉपिंग द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट टू रीगेन द पोजेशन। स्टॉपेज एंड ट्रांजिट को कब एक्सरसाइज किया जा सकता है, जब पहला गुड्स जो है वो सेलर से पार्टेड हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, गुड्स मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट एंड बायर हैज बिकम इनसॉल्वेंट। कब आपका ये राइट ऑफ स्टॉपेज लॉस्ट हो जाता है, जब बायर जो है उसने ऑब्टेन कर लिया डिलीवरी ऑफ दी गुड्स, जब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैज बीन इशूड टू दी buyer, yeah, where the part delivery of goods has been made to the buyer, an agreement shows of not giving possession of the whole delivery. मैंने part तो दे दिया था,
वो तो गया, अब वो बचा हुआ जो पार्ट है वो मेरा देने का कोई इंटेंशन नहीं था, तो मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता हूं. इफ आफ्टर अराइवल ऑफ द गुड्स द बेली एक्नॉलेजेस द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, मैंने जिस ट्रक में माल बेचा वो राइट टू रिजर्व मैंने कर लिया था मान लो, तो रास्ते में था, अब वो शहर में पहुंचा तो वो बायर का आदमी बन गया. उसने बायर से बोला कि भाई तुम्हारे गुड्स आए हैं, बायर ने बोला तू रख ले मैं 2 दिन बाद उठाऊंगा, मतलब बायर ने उसी ट्रक वाले को क्या कर लिया, अपना आदमी बना लिया. मतलब अब वो बायर के पास चला गया, तो क्या मैं स्टॉपेज एंड ट्रांजिट यूज कर सकता हूं? नो सर. क्या आपको ये बात समझ में? नेक्स्ट, राइट ऑफ रीसेल, मतलब मैं गुड्स को क्या करूंगा, रीसेल. ऑब्वियस सी बात है, लीन किया या स्टॉपेज किया उसके बाद तो मैं गुड्स को क्या करूंगा, बेचूंगा ही ना आगे बेटा. अब जब मैं बेचूंगा आगे तो अपन को बस ये ध्यान रखना है कि अपन बेचने के पहले नोटिस देना है. किसको नोटिस देना है? बायर को, क्योंकि बेच कौन रहा है, सेलर. अब सेलर कौन सा माल बेच रहा है, जो माल पहले किसी और को दे चुका है, मतलब इसकी ओनरशिप सेलर के पास नहीं है. तो सर सेलर के पास ओनरशिप नहीं है, नमो डैट को नॉन अबैट. हाँ बेटा, लेकिन एक्सेप्शन भी पड़ा था कि अनपेड सेलर ने जब राइट ऑफ लीन का इस्तेमाल किया या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का इस्तेमाल किया, तो ऐसे केस में क्या कर सकता है बताइए, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर वो रीसेल कर सकता है. अब अगर मान लीजिए वो रीसेल करना चाहता है तो वो उस रीसेल में उसको नोटिस देना जरूरी है. नोटिस कौन देगा, सेलर. किसको देगा, बायर को. तो सेलर अगर नोटिस देगा तो सेलर सबसे सेफ पोजीशन पे, क्योंकि भाई यहाँ पे सेलर जो है अगर उसको बेचने में नुकसान हुआ वो रिकवर कर लेगा, बेचने में फायदा हुआ वो खुद रख लेगा, अगर उसने क्या दिया होगा, नोटिस. लेकिन अगर उसने नोटिस नहीं दिया होगा और अगर सेलर ने माल बेचा और नुकसान हुआ तो वो सेलर को ही बियर करना पड़ेगा नुकसान. माल बेचो प्रॉफिट हुआ तो वो बायर को देना पड़ जाएगा कि भैया ये रख तेरा प्रॉफिट, क्योंकि उसने गलती किया. क्या गलती किया, नोटिस नहीं दिया. लेकिन दोनों पॉइंट में एक खास बात है दोस्तों, और वो खास बात ये है कि न्यू बायर कैन गेट गुड टाइटल. उसको लेकर के कोई पॉइंट नहीं है भाई, नोटिस दो या ना दो, जो नया बायर है उसके पास एक अच्छा टाइटल जाता ही जाता है. क्या ये बात समझ में आई? पक्का, अच्छे से चले. नेक्स्ट थिंग अपन ने पढ़ेंगे दोस्तों क्या, दैट इज अगेंस्ट दी बायर. ठीक है, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट दी बायर. उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहां पर है भाई पहला, सूट फॉर प्राइस. ठीक है, आप क्या क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं. किसके ऊपर, बायर के ऊपर. किसके लिए, प्राइस के लिए. क्योंकि भाई मैं अनपेड सेलर हूं, मेरे को तुमने पैसा नहीं दिया, तो मैं किसके लिए केस करूंगा, प्राइस के लिए. और बहुत समय हो गया तुमने पैसा नहीं दिया, तो मैं सिर्फ प्राइस के लिए केस नहीं करूंगा, प्राइस के साथ साथ ब्याज के लिए भी केस करूंगा. तो आई विल सूट फॉर द इंटरेस्ट, आई विल सूट फॉर द इंटरेस्ट एज वेल एज सूट फॉर द डैमेजेस. और अगर लगा तो मैं क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी कर सकता हूं. अब यहां पर अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूं, तो अगर मैं कैंसिल हो रहा है कब, डेट ऑफ परफॉर्मेंस के पहले अगर कैंसिल हो रहा है तो इसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच. क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच. तो यहां पर 4 चीजें, सूट फॉर प्राइस व्हेन द प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डेट इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी एंड बायर रिफ्यूजेस टू पे. सूट फॉर डैमेजेस इफ द बायर रिफ्यूजेस टू पे एंड एक्सेप्ट द गुड्स. And फिर suit for interest from the due date of payment. If there is no agreement, then he may charge interest from the day when he notified to the buyer. And repudiation of contract before due date, concept of what दोस्तों, anticipatory breach. बोलो पक्का. So these are the rights of unpaid seller. चल नेक्स्ट है दोस्तों, एक कंसेप्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं सब सेल. सर ये क्या होता है, सब सेल. ओके सर, ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, ये नोट्स बेसिकली बेटा ऐप में मिलते हैं. ठीक है, मैं उसकी डिटेल्स आपको दे दूंगा. चलो अभी आते हैं वापस. इफेक्ट ऑफ सब सेल. सब सेल का मतलब क्या है, सेल के नीचे एक और सेल हो गया, उसे अपन क्या बोलते हैं, सब सेल. मतलब मैंने आपको गुड्स बेचा, आपने किसी और को आगे बेच दिया, तो सर क्या सब सेल हो गया अगर, तो इससे क्या अनपेड सेलर के राइट्स को अफेक्ट पड़ता है? द आंसर इज नो, कोई अफेक्ट नहीं पड़ता. नहीं तो इंसान तो क्या करे भाई, हमेशा अनपेड सेलर से गुड्स ले उठा के सब सेल मार दे और बोले भैया तेरा राइट खत्म. नहीं भैया, इसका राइट रहेगा. वो तब भी राइट ऑफ लीन भी कर सकता है, राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट भी कर सकता है, राइट ऑफ रीसेल भी कर सकता है. लेकिन 2 केसेस में वो सब सेल में ये राइट्स के मजे नहीं ले पाएगा. पहला, अगर सेलर से पूछ के गुड्स को बेचा गया है, और दूसरा अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो उसने बायर को दे दिया और बायर ने उसे आगे दे दिया. तो ऐसे केस में
क्या नहीं कर सकता सेलर? सब सेल पर क्या नहीं कर सकता दोस्तों? सब सेल होने पर वो मजे नहीं ले सकता अपने अनपेड सेलर होने के, अदरवाइज वो ले सकता है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट और है दोस्तों, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्लेज ऑफ गुड्स। व्हाट इज प्लेज ऑफ गुड्स दोस्तों? गुड्स को गिरवी रखना। अभी अभी अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा था वारंटी वाले केस में, इट वारंटी हैज टू फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस। मैं जानना चाहता हूं उसमें नए बायर को इज्जत मिली थी कि जिसको उधार में गुड्स जिससे उधार लिया था उसको इज्जत मिली थी? जिससे उधार लिया था। इसे बोलते हैं प्लेजी। क्या बोलते हैं? प्लेजी, या फिर पाउनी, या फिर क्या बोलते हैं? पाउनी। अब पाउनी को इज्जत मिली थी इसमें, क्योंकि कृष्णा ने ऑटो खरीदने के बावजूद बेचना पड़ गया था उसको ऑटो। तो यही लॉ मेकर ने भी बोला भैया इज्जत तो हम पाउनी को देंगे। तो यहां पर भी अगर प्लेज ऑफ गुड्स हुआ है, प्लेज ऑफ गुड्स हुआ मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना है। इसमें हुआ ये कि जो बायर है उसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मिल गया। किसने दिया? सेलर ने दिया। और उसने सेलर को भी पैसा दिया नहीं है, और भाई साहब ने यही डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसको पकड़ा दिया? पौनी को। उससे क्या ले लिया? कुछ उधार, और अब उधार लेकर के भाग गया। अब पौनी के हाथ में क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। वो पहुंच गया किसके पास? सेलर के पास। बोले भैया ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पैसा दो, सॉरी गुड्स दो। सेलर बोल रहा है बॉस ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वो लेके गया बिना पैसा दिए। बोले आके देता हूं, आज तक लौट के नहीं आया, तुमको दे के चला गया, और अब तुम मेरे से पैसा मांगने आ, मेरे साथ तो डबल डबल खेल हो गया। तो अब बोल रहा है भाई, सेलर बोल रहा है सॉरी मैं आपको नहीं दूंगा, बल्कि ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मुझे दे दो। क्या पौनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देगा? नो सर, पौनी के पास पहला अधिकार है। वो बोलेगा भाई मेरे को गुड्स चाहिए क्योंकि मैं उस गुड्स को बेचूंगा और बेच के अपना पैसा निकालूंगा। अब यहां पर हो सकता है गुड्स हो 50 लाख के, इनसे लोन लिया से 5 लाख का। तो सेलर क्या बोलेगा, एक काम कर भाई, तेरे को ना गुड्स से प्यार है कि पैसे से? बोले साहब पैसे से। बोले यार ये जो 50 लाख का गुड्स है ना, इस पर मेरा 20% का मार्जिन होता है, मतलब 50 पेटी का माल बेचूंगा तो कितना कमाऊंगा? 10 पेटी। चल भाई एक काम कर, 5 पेटी तू रख, मेरा नुकसान 5 लाख का सही, लेकिन बाकी 5 लाख कमाने का मौका तो है मेरे पास। तो भैया एक काम कर, तू 5 लाख रख और मेरे को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे। क्या ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देगा? यस, क्योंकि इसको पैसे से प्यार है। दूसरा हुआ ये कि भाई मैंने अपनी बाइक, मैंने अपनी चेन, मैंने अपना मोबाइल, मैंने अपना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सब दे करके इनसे 5 लाख रुपए लिए। अब ये बोल रहा है मैं तो भाई गायब। ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल लेके पहुंच गया सेलर के पास और बोल रहा है भाई सेलर मुझे क्या करो, गुड्स दो मैं बेचूंगा। और बातों बातों में से बताया कि अचिन सर ने भाई चेन भी दी थी गोल्ड की, मोबाइल भी दिया था, अपनी बाइक भी दी थी। तो सेलर क्या बोलेगा? पहले उसको बेच भाई, मेन कल्प्रेट इज मी, अचिन नॉट एज द मेन कल्प्रेट। सो पहले भाई उसकी चीजों को बेचना, तू पहले से मेरा आइटम बेचने आ गया, उसको बेच। हो सकता है बेच बेच के उसी से ही पूरा हो जाए, सोने का दाम बढ़ गया, 5 लाख उसी से ही निकल गया, तो भैया फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मेरे को फ्री में दे जा। और हो सकता है लास्ट में 20-25 हजार रुपए बचेगा, तो चल भाई 20-25 हजार रुपए दे करके क्या ले लेंगे? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो यही चीज बोला, व्हेन द बायर ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स टू एनी अदर पर्सन बाय वे ऑफ प्लेज, अनपेड सेलर कैन यूज हिज राइट अगेंस्ट द गुड्स सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ प्लेजी। मतलब यहाँ पे इज्जत किसको मिली है बताइए? प्लेजी को। The seller may require the pledgee to use the other goods and security of the pledger available, and then if required can use document of title। तो पहले दूसरे का आप आइटम पहले उसका यूज करो, फिर रिक्वायर्ड होगा तो हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? पक्का। लास्ट कंसेप्ट दैट इज अबाउट द ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? जब भी इंटेंडेड बायर एक ही प्लेस में असेंबल होते हैं और क्या करते हैं? बिडिंग करते हैं, उस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्शन सेल। जिसमें ये जो बिडिंग करी जाती है, ऐसे बोलते हैं ऑफर देना। और ये जो यहाँ पर मैं आपके सामने हथौड़ा ऐसा रखूंगा, ऐसे क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट करना। अच्छा, ये जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आती है कि आज से बिडिंग चालू होने वाली है, तो ये जो है ये है इन्विटेशन टू ऑफर। अगर कुछ रूल्स होते हैं रिगार्डिंग ऑक्शन, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आईसीआई, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग ऑक्शन? तो पहला रूल ये है, अगर गुड्स लॉट में बेचे जा रहे हैं तो लॉट में ही आपको खरीदना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होगा? जब वो हथौड़ा किस पे पड़ेगा? टेबल पे पड़ेगा। अगर जो ओनर है वो अपना एक बाय बिडर भी बैठा सकता है और राइट को रिजर्व करा सकता है टू बिड। प्रिटेंडेड बिडिंग अगर होती है इन ऑर्डर टू स्पेक्यूलेट द प्राइस या फिर प्राइस को इंक्रीज करने का, तो जो भी बायर है उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल।
इसके अलावा अगर हाईएस्ट बिड किसी भी इंसान ने किया है और अगर ऑक्शनियर नहीं चाहता उसके हाईएस्ट बिड को एक्सेप्ट करना, तो ऑक्शनियर मना भी कर सकता है। कई बार जो बिडिंग चालू होती है वो एक रिजर्व प्राइस से चालू होती है, रिजर्व प्राइस के ऊपर की ही बिडिंग को लेना चाहिए, बट ऑक्शनियर का पता नहीं ऐसा कुछ हो गया कि ऑक्शनियर ने रिजर्व प्राइस के नीचे की बिड को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो जो एक्सेप्टेड बिडिंग है वो भी बिड को, एक्सेप्टेड बिडिंग को भी वैलिड माना नहीं जाएगा। कई बार आपस में जो दो बिडर्स होते हैं उन लोग आपस में कुछ खुन्नस के कारण एक बिडर दूसरे बिडर को उठवा लेता है या फिर गुड्स के अंतर्गत कुछ डिफेक्ट्स बताना चालू कर देता है। इस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? डैम्पिंग। और ये जो डैम्पिंग है ये एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। अगर एक ओनर चाहे तो अपने ही और बिडर्स को बैठा सकता है और अपने बिडर को जो बैठाता है उसको बोलते हैं तो वाइट बोनट, या तो उसको बोलते हैं डिकॉय डक, या तो उसको बोलते हैं पफर, या तो उसे बोलते हैं बाय बिडर। ऐसे बाय बिडर को, पफर को सिर्फ एक को ही बैठाया जा सकता है, एक से ज्यादा को बैठाया जाता है तो वो गलत माना जाता है। उसके बाद बोला गया कि भाई अगर मान लीजिए अपसेट प्राइस और रिजर्व प्राइस जो है उसी के ऊपर ही बिडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है केस स्टडी के नाम पे आज तक एक ही बार आया एग्जाम में, बट ध्यान रखना है कि हुआ ये था कि मान लीजिए भाई ये है हमारे पास एक क्या फ्लावर वास, ठीक है, एंटीक फ्लावर वास है। अब मान लीजिए भाई ये टेबल के ऊपर रखा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख 1 2 3, मैंने उठाया हथौड़ा मारा, किसके ऊपर? फ्लावर वास के ऊपर ही मार दिया बेटा। मानना था अपन को टेबल पे, अपन ने उठा के उसे को फोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या होगा? तो अब यहाँ पर अभी तक की ओनरशिप आपके पास गई नहीं है, तो फिर इसमें नुकसान ऑक्शनियर का होगा या फिर सेलर का होगा, क्योंकि चीज आपके पास गई नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस फ्लावर वास के लिए मैंने मारा तो किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर, लेकिन वो टेबल हिल गई बेटा, हिली और फ्लावर वास जो है वो डिंग 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 नीचे गिर गया। अभी किसके बाद गिरा? जब हैमर किससे टच हो गया? टेबल से, उसके बाद गिरा है। तो ऐसे केस में हु विल बी लायबल? बायर विल बी लायबल, क्योंकि ओनरशिप किसके पास जा चुकी थी? बायर के पास जा चुकी थी। समझ में आए? पक्का। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब अपन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गुड्स को बेचने खरीदने का, तब टैक्स कुछ और होते हैं और बाद में टैक्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो बोला जाता है कि अगर मान लीजिए अपन ने कॉन्ट्रैक्ट जब किया था और उसके बाद जब प्राइस पेमेंट होगा, जब प्राइस पेमेंट में जो टैक्स होगा आपको वो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द टैक्स आपको पेमेंट में मजा देगा। एग्जाम्पल, आज मेरी फीस है 40,000 प्लस 18% जीएसटी। मोदी जी 9 जून को ओथ ले रहे हैं, 10 जून को बोल रहे हैं भैया एजुकेशन में जीएसटी नहीं होना चाहिए। अब आप अगर पेमेंट करेंगे मुझे, आज डील हुई है 40,000 प्लस जीएसटी में, जीएसटी कितना है? 18%। अगर आप परसों पेमेंट करते हैं और बोलते जीएसटी में अलग कर रहा हूं, तो फिर आपको कितना देना पड़ेगा? 40 की 40 प्लस 18%, 40 प्लस 18%, 40 ही देना होगा। जो टैक्स होगा आपको वो देना है। देखो 40 मेरा तो जेब में फिक्स है, मोदी जी ने अपना 18% को अलग किया तो आपको वो 18% देने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। तो अगर इंक्रीज कर दिया उन्होंने, बोले भैया एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आया रिजल्ट में, ठीक है, या फिर किस में आया है अपना वोटिंग्स में, तो उन्होंने बोला भैया अब जीएसटी हो जाएगा 20%। तो अभी कितना था? 18, अब कितना हो गया? 20। तो अब आप परसों पेमेंट करेंगे तो कितना करेंगे? 40 प्लस 20%। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? पक्का? अच्छे से चलो। तो अपन ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के देख लिए दोस्तों, ये पूरी बातें अपन ने समझ ली हैं। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, ठीक है। आपको लास्ट थिंग मैं बोलूँगा कि दोस्तों आपको जैसा मैंने बताया कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 20 से 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। जितनी ज्यादा वरीनेस कुछ बच्चों की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर के कि इतना बड़ा है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है यार, वो 20-30 मार्क्स का है अपनी जगह, बाकी चैप्टर्स पे तो कंट्रोल बनाओ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतने मत डूब जाओ कि बाकी को छोड़ दो। बाकी आपका अच्छे तरीके से होना चाहिए। जैसे कि हमारा आज देखो कंपनीज एक्ट हो गया, आज हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा कॉन्फिडेंस आया होगा आपको। तो 40 नंबर का आपके लिए ये है। और नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ज्यादा भारी भरकम नहीं आते। तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डूब करके इनको छोड़ दोगे तो बेवकूफी हो जाएगी। अगर आपको टफ लग रहा है, ये उस बच्चे के लिए जिस बच्चे को लॉ टफ लग रहा है, मान लो कि भैया नहीं मेरे को लॉ में दिक्कत जा रही है, लॉ टफ लग रहा है, क्योंकि आधा साइकोलॉजिकली टफ लग रहा है, आधा आपको इस कारण से टफ लग रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। अरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 90 नंबर का थोड़ी ना आएगा भाई, 20 से 30 नंबर का आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो 70 से 80 नंबर को अंदर करो ना यार।
बाकी तो 6 चैप्टर पे अपना बनाओ, क्या दिक्कत है? कंपनीज एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इसके बाद पार्टनरशिप एक्ट में क्या दम है? कोई दम नहीं। एलएलपी कोई दम है क्या? नहीं है। आईआरएफ कोई दम है? कोई दम नहीं है दम तो थोड़ा सा नेगोशिएबल में है, हल्का सा है, वो भी एकदम हल्का। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वेरी इजी, बट द थिंग इज इट इज वेरी वास्ट, तो इसलिए आपकी हालत टाइट है। तो मैं बोल रहा हूं भाई 6 चैप्टर्स को एकदम सॉलिड करने का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर उधर डुलती नहीं है, भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है ना 25 नंबर का आएगा, 15 का अटेम्प्ट करना भाई, 10 का अटेम्प्ट करना, 15 नंबर का घर से ठीक है अपन लेकर के चल रहे रिस्क कि 85 का ही पेपर करके आएंगे, लेकिन इतनी भी बुरी हालात नहीं रहेंगे कि तुम 25 नंबर में तुम 15 एकदम डेड शॉट छोड़ करके आ जाओ, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो थोड़ा तो लेके आओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इतना मत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में डूब जाओ कि इसके चक्कर में 6 चैप्टर्स निपटा दो। 6 चैप्टर्स को पहले पकड़ो, आखिरी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ो, ठीक है? फिर भी मैं आपके साथ हूँ। कल की जो क्लास रहेगी अपनी, उसमें अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को पहले इज्जत दे रहे हैं। मैं आपका डर दूर भगाने के लिए, जैसे कि आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस जैसा आया है, तो अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को पहले इज्जत देंगे। पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज कराऊंगा, कोशिश रहेगी पूरा फुल फ्लेज रिवाइज हो जाए, कल के कल में कंप्लीट हो जाए, चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है? थोड़ी चीजें छूटेगी, तो परसों अपन फिर उसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को एज वेल एज बाकी चैप्टर्स में एनआई को, आईपीए को, इनको ले लेंगे। समझ में आए? देखते हैं कल कैसा रिदम सेट होता है अपना, कहाँ तक अपन पहुंच पाते, फिर आगे की वर्किंग को वैसा देखेंगे, ठीक है? आज आपका काम यही रहेगा कि एक बार इन चैप्टर्स को घर जाके एक बार गो थ्रू जरूर करेंगे। समझ में आ गया? पक्का? चलो, तो अभी के लिए इतना ही है दोस्तों। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी या, बाय बाय।